जय श्री कृष्णा मित्रों, ये 5 लक्षणों वाली स्त्रियां घर और परिवार के लिए लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये कौन सी 5 लक्षणों वाली स्त्रियां हैं जो घर और परिवार के लिए लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं। दोस्तों, मेरा आप सभी श्रोता बंधुओं से निवेदन है कि अगर आप इस कहानी पर आ ही गए हैं तो कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। आइए हम सभी साथ मिलकर जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि वे कौन सी 5 लक्षणों वाली स्त्रियां हैं जो घर और परिवार के लिए लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं। दोस्तों, एक बार किसी एक गांव में एक पुरुष और उसकी एक पत्नी रहा करती थी। पुरुष का नाम मदन था और उसकी पत्नी का नाम सावित्री था। दोस्तों, उन दोनों के साथ मदन के वृद्ध माता पिता भी रहा करते थे। दोस्तों, मदन का व्यवहार और मदन की चाल चलन बहुत अच्छे थे और वह खुद अपने ही गांव में काम कर कर कुछ थोड़े बहुत पैसे कमाया करता था। बंधुओं, परंतु मदन की जो पत्नी थी सावित्री थोड़ी घमंडी स्वभाव की थी। वह हमेशा अपने से परी किसी को नहीं समझती थी और सामने वाले को वह हमेशा कुछ गलत शब्दों से ही संबोधित किया करती थी। दोस्तों, अक्सर सावित्री की ऐसी बातें मदन को बिल्कुल भी नहीं भाती थी और मदन सावित्री की इन बातों से चढ़ा भी करता था। बंधुओं, किसी ने सत्य ही कहा है कि जब पति और पत्नी की बातों में ही तालमेल ना हो तो उनके जीवन में घुल मिलकर रहने का तो सवाल ही नहीं बनता। दोस्तों, अब इस तरह से वे दोनों एक साथ रहते तो थे, परंतु उन दोनों के बीच में प्रेम की भावना बिल्कुल भी नहीं थी। ना जाने क्यों दोनों एक दूसरों से दूर रहने की और दूर भागने की कोशिश करते रहते थे। हर समय मदन अपनी पत्नी से दूर रहने की कोशिश करता था और सावित्री भी हर समय अपनी मायके जाने की बात तो कहकर मदन को चिढ़ाया करती थी। दोस्तों, अब इस तरह से चल रहा था। एक दिन की बात है, मदन के माता पिता किसी लंबी यात्रा के लिए चले जाते हैं। उधर मदन और मदन की पत्नी सावित्री दोनों ही अपने घर पर अकेले रह जाते हैं। दोस्तों, अब एक दिन की बात है, मदन के घर पर उसके कुछ साथ मिलने वाले दोस्त आ जाते हैं। बंधुओं, जब मदन के दोस्त उसके घर पर आते हैं तो मदन अपने दोस्तों को अच्छे से बिठाता है, उनकी सेवा पानी करता है। दोस्तों, अपने मित्रों के आने के बाद में मदन अपनी सावित्री को बुलाता है, अपनी पत्नी को बुलाता है और अपनी पत्नी से कहता है, हे सावित्री, अंदर जाओ और मेरे मित्र आए हैं, मेरे मित्रों के लिए कुछ लेकर आओ, इनको कुछ खिलाओ। दोस्तों, जब मदन अपनी पत्नी से यह बात बोलता है, अपने मित्रों के लिए कुछ लाने को कहता है, तो सावित्री अपने पति को मदन के मित्रों के सामने ही जवाब दे देती है और कहती है कि तुम्हारे मित्रों के लिए मैं क्यों लाऊं, तुम्हारे मित्र आए हैं तो वैसे ही चले भी जाएंगे, और क्या ये अपने घर पर कुछ खाकर नहीं आए? क्या जरूरी है कि हम इन्हें अपने घर पर ही कुछ खिलाएं? दोस्तों, अब अपनी पत्नी के इस व्यवहार को देखकर मदन चुप रह जाता है। अपने दोस्तों के सामने तो वह कुछ नहीं बोलता है, परंतु जैसे ही मदन के दोस्त इस बात को सुनकर वहां से चले जाते हैं तो मदन अपनी पत्नी सावित्री को समझाने लगता है। दोस्तों, मदन कहता है कि सावित्री, तुमने मेरा अपमान किया है, मेरा तो छोड़ो, मेरे दोस्तों का भी अपमान किया है। यह मेरे मित्र थे, मेरे सहपाठी थे। अब ये लोग अपने घर पर जाकर क्या बोलेंगे और हमारे बारे में क्या सोचेंगे? दोस्तों, मदन इस तरह से अपनी पत्नी को समझा ही रहा था कि उतने में मदन की पत्नी सावित्री मदन को गलत सलत बोल देती है, मदन को गालियां निकालने लगती है। दोस्तों, अब अपनी पत्नी का ऐसा व्यवहार देखकर मदन अपनी पत्नी को एक थप्पड़ लगा देता है।
दोस्तों, प्रिय दर्शकों, अब अपने पति के इस तरह थप्पड़ लगाने पर सावित्री बहुत गुस्सा हो जाती है और फिर इसी बात को लेकर सावित्री अपने बच्चे को लेकर, उनके एक पुत्र था, तो अपने पुत्र को लेकर अपने घर की तरफ पीहर की ओर रवाना हो जाती है। दोस्तों, शाम का समय था और वह अपने पीहर के लिए रवाना हो जाती है। उधर चलते चलते उसे शाम और भी ज्यादा हो जाती है और फिर सावित्री एक घने जंगल की तरफ पहुंच जाती है। दोस्तों, जंगल में जाने के बाद में सावित्री को डर तो लगता है, परंतु वह कैसे भी करके आगे बढ़ने लगती है। दोस्तों, थोड़े आगे जाकर एक ऋषि की कुटिया थी। वह ऋषि अपनी कुटिया के बाहर खड़े खड़े देख रहे थे कि एक स्त्री अपने साथ एक बच्चे को लेकर और सुनसान जंगल में रात्रि के अंधेरे में जा रही है। दोस्तों, यह देखकर थोड़ा सा वह ऋषि चकित तो रह जाता है, परंतु ऋषि सोचता है कि मुझे इस स्त्री को कैसे भी करके रोकना होगा, क्योंकि अगर मैंने इसे नहीं रोका तो यह इसी गति से जंगल की ओर चलती जाएगी और अभी रात्रि हो रही है। कोई भी जंगली जानवर इसे खा जाएगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। कुछ भी हो, मुझे इसे रोकना ही चाहिए। श्रोताओं, अब इस तरह से वह ऋषि मदन की पत्नी सावित्री के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, पुत्री, तुम कहां जा रही हो और कहां से आ रही हो? भला अभी रात्रि का समय है और इस घने जंगल में आगे कई सारे जंगली जानवर हैं जो तुम्हें कच्चा ही खा जाएंगे और तुम्हारा मृत्यु भी कर देंगे और तुम्हारी संतान की भी मृत्यु कर देंगे। भला तुम इस रात्रि के अंधेरे में कहां जा रही हो? और कहीं भी जाओ, लेकिन ऐसा करो, यहीं पास में मेरी कुटिया है, तुम आज की रात्रि मेरी ही कुटिया में बिता लो और जैसे ही सुबह की भोर हो तो तुम यहां से चले जाना, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। श्रोताओं, अब इस तरह से उस रात्रि तो मदन की पत्नी सावित्री उस ऋषि के यहां काट लेती है, परंतु जैसे ही दूसरा दिन होता है तो सावित्री अपने पुत्र को साथ लेकर उस कुटिया से अपने पीहर की ओर चल देती है। श्रोताओं, पीहर में पहुंचते ही मदन की पत्नी सावित्री अपने पिताजी से मिलती है। जब पिताजी अपनी पुत्री को अकेले आते देखते हैं तो पिता समझ जाता है कि हो ना हो कोई तो बात है, क्योंकि आज मेरी पुत्री अकेली आई है, मेरे जमाई मेरी पुत्री के साथ नहीं आए, तो कुछ ना कुछ तो बात है। श्रोताओं, अब जैसे ही सावित्री अपने पिता के पास पहुंचती है तो सबसे पहले पिताजी अपनी पुत्री से पूछते हैं, सावित्री, क्या तुम अपने ससुराल में झगड़ा कर कर आई हो? क्योंकि आज तुम अकेली आई हो और कोई ना कोई तो बात है जो तुम अकेली चलकर आई हो। दोस्तों, अब इस तरह से सावित्री अपने पिता को सारी बात बता देती है और अपने पिता से कहती है कि पिताजी, आपके मेहमान ने मेरे थप्पड़ लगाया है, आपके जमाई ने मेरे थप्पड़ लगाया है और मेरी कोई भी गलती नहीं थी। श्रोताओं, सावित्री अपने पिता से जब इस बात को बता रही थी तो सारी गलती अपने ही पति की बता देती है, सारी गलतियां मदन की थोप देती है। बंधुओं, अब अपनी पुत्री के मुख से ऐसी बातें सुनकर सावित्री का जो पिता था वह बहुत गुस्सा हो जाता है और वह अपनी पुत्री से कहता है, पुत्री, अब तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, अब तुम यहीं रहो और यहीं अपने पियर में रहो। आज के बाद जब तक जमाई यहां पर लेने के लिए नहीं आएंगे तब तक तुम्हें कहीं भी नहीं भेजूंगा। श्रोताओं, अब इस तरह से सावित्री अपने पीहर में रहने लगती है। उधर मदन अकेला ही रहता है। श्रोताओं, अब मदन के जो माता पिता एक लंबी यात्रा के लिए गए हुए थे वह वापस यात्रा से लौटकर अपने घर आ जाते हैं। दोस्तों, जब अपने घर आते ही वे दोनों मदन को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं,
परंतु उन्हें कहीं भी अपनी बहू दिखाई नहीं देती है। दोस्तों, जब उन्हें अपनी बहू दिखाई नहीं देती है तो वह मदन से पूछने लगते हैं कि पुत्र, तुम्हारी पत्नी कहां है? हमें तो कहीं दिखा ही नहीं दे रही। श्रोता बंधुओं, फिर मदन अपने माता पिता को सारी बात बता देता है और कहता है कि मैंने उसे अपने पीहर खंदा दिया, उसे मैंने अपने पीहर ही भेज दिया, क्योंकि पिताजी मेरी पत्नी बहुत कुलक्षणी है। जी हां पिताजी, मुझे तो आपके सामने बोलते हुए भी शर्म आ रही है, क्योंकि जैसे ही आप यहां से लंबी यात्रा के लिए गए थे तो दूसरे ही दिन मेरे मित्र मुझसे यहां मिलने के लिए आए थे, और जब मेरे मित्र यहां पर आए थे तो मैंने सावित्री से कहा कि सावित्री, मेरे मित्रों के लिए कुछ भोजन पान लेकर आओ। तो पिताजी, उसने मेरे मित्रों के सामने मेरी वह दुर्दशा की है, मेरी इज्जत खराब की है। पिताजी, उसके बाद में जब हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ तो सावित्री ने मुझे गंदी गंदी गालियों से संबोधित किया है। पिताजी, इस वजह से मैंने आपकी बहू को एक थप्पड़ लगाकर उसके पीहर भेज दिया। श्रोता बंधुओं, तभी मदन का पिता मदन को समझाने लगता है और मदन से कहता है कि पुत्र, वैसे तो खैर तुमने गलत ही किया है, क्योंकि एक स्त्री घर की गृहिणी होती है, घर की लक्ष्मी होती है, और एक स्त्री को मारना वह भी एक पुरुष की मूर्खता ही होती है। अब जाओ, तुम उसे जाकर और लेकर आओ। तो श्रोता बंधुओं, तभी मदन कहता है कि पिताजी, खैर मैं आपकी बात को मानता हूं कि एक स्त्री घर की लक्ष्मी और घर की गृहिणी होती है, परंतु पिताजी, मेरी पत्नी में तो ऐसा कोई लक्षण ही नहीं है कि जिससे वह एक घर की लक्ष्मी बन सके। और जो स्त्री अपने ही पति को गाली निकाले, तो पिताजी आप ही मुझे बताइए कि वह स्त्री कैसे घर की लक्ष्मी हो सकती है। श्रोताओं, अब मदन की ऐसी बातें सुनकर मदन का पिता कहता है, पुत्र, खैर तुम बोल तो सही रहे हो, परंतु बहू के बिना और एक स्त्री के बिना घर सूना होता है। जाओ और तुम उसे लेकर आओ। तो श्रोताओं बंधुओं, पिता के कहने पर मदन अपने ससुराल को चल देता है, और ससुराल में पहुंचकर जैसे ही मदन अपने ससुर से मिलता है तो ससुर का आशीर्वाद लेता है और ससुर को प्रणाम करता है। श्रोताओं बंधुओं, उस समय तो मदन का ससुर मदन से कुछ नहीं बोलता है और रात्रि हो जाती है। तो दोस्तों, रात्रि होते ही मदन रात्रि को अपने ही ससुराल में विश्राम करता है, और जैसे ही सुबह हो जाती है तो सुबह होते ही मदन का ससुर मदन से कहता है कि जमाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। तो जमाई जी, आप ही मुझे बताइए कि आखिर आप दोनों पति पत्नियों के बीच में ऐसा क्या झगड़ा हुआ है जिसकी वजह से आपने मेरी बेटी को थप्पड़ लगाया है और आपने मेरी बेटी को मार पीट कर उसके पीहर भेज दिया है। तो श्रोता बंधुओं, तभी मदन कहता है कि पिताजी, खैर मैं मानता हूं कि मैंने मेरी पत्नी अर्थात आपकी बेटी सावित्री को थप्पड़ भी लगाया है, और हां, पहली बात तो मैंने उसे मारा पीटा नहीं है, और मैंने खुद अपनी मर्जी से उसे आपके यहां नहीं भेजा है। पिताजी, आप ही मुझे बताइए कि जो स्त्री, जो पत्नी अपने पति की इज्जत ना करे, अपने पति का सम्मान ना करे और अपने पति को गालियां निकाले, तो आप ही बताइए पिताजी, आखिर वह स्त्री कैसे अपने पति के लिए भा सकती है। और पिताजी, वही हम दोनों के बीच में बातें हुई हैं। पिताजी, मेरे मित्र मुझसे मिलने के लिए आए थे, और जब मैंने आपकी बेटी से मेरे मित्रों के लिए कुछ खाने पीने के लिए लाने के लिए मंगाया, तो आपकी पुत्री ने मेरे मित्रों के सामने ही मेरी बेइज्जती की, और उसके बाद में मुझे गंदी गंदी गालियों से संबोधित किया। तो पिताजी, आप ही बताइए कि आखिर मैं इसे मारूं नहीं तो क्या करूं। और इसी वजह से विवश होकर मैंने आपकी बेटी को एक थप्पड़ मारा था, और मेरे उस थप्पड़ से गुस्सा होकर आपकी बेटी आपके यहां चलकर आई है। हे पिताजी, अगर मैं रत्ती भर भी झूठ बोल रहा हूं तो मैं कभी भी आपकी बेटी को लेकर नहीं जाऊंगा।
श्रोता बंधुओं, अब इस तरह की बातें सुनकर सावित्री का जो पिता था वह बहुत गुस्सा हो जाता है। सावित्री को डांटते हैं और सावित्री से कहते हैं कि बेटी जाओ और अपने ससुराल में ही रहो, क्योंकि एक स्त्री का सच्चा घर और सबसे पहला घर और सबसे आखिरी घर उसका ससुराल ही होता है। बेटी आखिर तुम कब तक हमारे यहां रहोगी और कब तक हम तुम्हें यहां सहन कर पाएंगे, क्योंकि हो ना हो कल के दाई तुम्हें अपने ससुराल में ही जाना है। और बेटी इस तरह से कभी भी अपने पति का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेटी कहते हैं कि जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है वह कुलक्षणी नहीं बल्कि अपने माता पिता के संस्कारों को दिखाती है। तो श्रोताओं बंधुओं, इस तरह से समझाकर अपनी पुत्री को वह पिता अपनी पुत्री के ससुराल के लिए रवाना कर देता है। तो श्रोताओं बंधुओं, उसके बाद में मदन अपनी पत्नी को लेकर वापस अपने घर की ओर आने लगता है। श्रोताओं बंधुओं, घर की ओर आते समय उन्हें जंगल के रास्ते में वही संत मिल जाते हैं जिस संत ने सावित्री को अपनी कुटिया में सुलाया था, अपनी कुटिया में रात्रि के लिए रहने के लिए, विश्राम के लिए बोला था। तो श्रोताओं बंधुओं, फिर वह संत सावित्री से और मदन से कहता है कि पुत्र पुत्री तुम कहां से आ रहे हो। तो श्रोताओं, मदन उस संत को पूरी बात बता देता है और कहता है कि ये मेरी पत्नी है और ये मुझसे गुस्सा होकर अपने पीहर को चली गई थी और मैं आज इन्हें अपने पीहर से ही लेकर आया हूं। तो श्रोताओं बंधुओं, सारी बात समझकर और सुनकर वह संत मदन से कहता है कि पुत्र, मैं आज तुम्हें 5 ऐसी लक्षणों वाली स्त्रियों के बारे में बताऊंगा। अगर ये 5 लक्षण एक स्त्री में हो तो वह स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है और घर में वह स्त्री लक्ष्मी का रूप होती है। तो श्रोताओं बंधुओं, फिर वह संत मदन को 5 लक्षण बताने लगते हैं और कहते हैं कि पुत्र, पहला लक्षण, जो स्त्री अपने पति की सम्मान करे, अपने पति की इज्जत करे, अपने पति की हर बात का सम्मान करे और अपने पति की हर बात को माने, हर आज्ञा को माने, तो कहते हैं कि वह स्त्री सर्वगुण संपन्न और अपने घर को आगे बढ़ाने वाली होती है। श्रोताओं बंधुओं, कहते हैं कि जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है, अपने पति की बातों का सम्मान नहीं करती, तो वह स्त्री अपने घर को बर्बाद करने वाली होती है। श्रोताओं, दूसरा है, जो स्त्री अनावश्यक धन खर्च नहीं करती है और पैसों की बचत करती है, हर खर्च को सोच समझकर करती है, तो ऐसी स्त्री घर को लक्ष्मी और घर को स्वर्ग बनाने वाली होती है और ऐसी ही स्त्री घर में लक्ष्मी का रूप होती है। श्रोताओं बंधुओं, जो स्त्री अपने माता पिता के जैसे अपनी सास और ससुर का सम्मान करे, उनकी सेवा करे, तो ऐसी स्त्री घर को स्वर्ग के जैसा बना देती है और ऐसी स्त्री हमेशा अपने जीवन में सुखी और संपन्न रहती है। श्रोताओं बंधुओं, कहते हैं कि जो स्त्री अपने ससुराल को अपने पीहर की तरह समझे और अपने पीहर की तरह समझ कर रहे, तो ऐसा घर हमेशा आगे बढ़ता है और ऐसा घर हमेशा जीवन में प्रकृति प्राप्त करता है। तो श्रोताओं बंधुओं, यह थी हमारी आज की कहानी। आज का हमारा यह प्रसंग आप सभी को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और एक बार पुनः मिलते हैं नई जानकारी और नई कहानियों के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि कहानी आप सभी को कैसी लगी। पुनः मिलते को नई जानकारी और नई कहानियों के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।